हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आर के क्लासेस 92 पर स्वागत है। और आज की वीडियो में जो है हम समझेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ये आपका पार्ट 2 वीडियो है। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने कोशिका के बारे में समझा था, और ये भी कोशिका के ही पार्ट है। ये पार्ट 2 वीडियो है। तो हम लोग समझेंगे माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूक्ष्म कणिका इसको बोला जाता है। और इसकी खोज की अगर बात करें तो इसका खोज अल्टमैन ने किया था। इसका खोज किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। यहाँ ऑक्सी श्वसन होता है। देखिए, यहाँ के क्रेब्स यानी चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी ग्लूकोज बनते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है। और इसी के कारण कोशिका का हम लोग क्या बोलते हैं? पावर हाउस या शक्ति का गृह कहते हैं। इसी के द्वारा हमें क्या मिल पाता है? एनर्जी मिल पाता है। अगला आपका पॉइंट है इसका कि साइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, कि आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। चलिए, अब हम इसके बारे में बात करेंगे अंतःप्रादवी जालिका के बारे में, जिसको ईयर भी बोलते हैं। तो चलिए समझते हैं इसको। तो ये कह रहा है कि यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है, अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल भी कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, ठीक है। देखिए, यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। अंतःप्रादवी जालिका, इस पर क्या होता है? राइबोसोम होता है। यह प्रोटीन का क्या होता है? बना होता है। चलिए, अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्पेशली जो है राइबोसोम के बारे में, कि राइबोसोम क्या होता है। तो राइबोसोम यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है, अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। और यह 2 प्रकार के होता है। एक तो आपका होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे जो है यह कैसा होता है? हल्का होता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। चलिए, आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है आप समझिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह भारी भी होता है तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। यानी जो हल्का होता है वो पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में कोशिका। जो कोशिका आपका हल्का भारी होता है वो होता है आपका यूकैरियोटिक में, ठीक है। चलिए, अगर हम इसकी खोज की बात कर ले तो इसका खोज किसने किया था? तो इसकी खोज जो है कैमिलो गाल्जी ने किया था। यह पदार्थों का परिवहन करता है, अर्थात यातायात में सहायता भी करता है। अब हम बात करेंगे सेंट्रोसोम के बारे में। सेंट्रोसोम क्या है? ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये सब जितने बता रहे हैं काफ़ी जो है कंपटीशन एग्ज़ाम से लेके, या क्लास 12वीं का स्टूडेंट हो, या 10वीं का स्टूडेंट हो, या क्लास 8 का स्टूडेंट हो, ये सब के लिए जो है फ़ायदेमंद होगा, यानी एग्ज़ाम के लिए। तो ध्यान से समझिएगा। अब हम समझने वाले हैं सेंट्रोसोम के बारे में। तो सेंट्रोसोम क्या है? देखिए, इसको तारक काय भी बोलते हैं। इसको तारक काय भी बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, ये कोशिका जो होती है विभाजन करता है, यानी इसमें विभाजन होता है। विभाजन का मतलब क्या है? कि मान लीजिए कि आपका कहीं थोड़ा सा भी क्या होता है? कट फट जाता है। और कटने के बाद मान लीजिए यहाँ से आपका कट गया, तो कटने के बाद क्या होता है कि यहाँ की जो मांसल भाग होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये क्या करते हैं? इसके बगल वाला जो मांसल भाग है वो कोशिका का ही बना होता है। तो वो क्या करता है? अपना विभाजन करता है। यानी एक कोशिका 2 कोशिका का निर्माण करती है, और एक जो होती है जहाँ खाली स्थान है वहाँ चला जाता है, और एक यहाँ रह जाता है, ठीक है। इस प्रकार से कोशिका क्या होता है? विभाजन होता है। ध्यान से समझिएगा। तो अब हम यहाँ पे समझने वाले हैं आगे
कि यहाँ जो है विभाजन होता करता है और यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। और देखिएगा हमारे जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन होता है, इसमें जो होता है आपका कोशिका विभाजन नहीं होता है, समझे। इसीलिए तो बोलता है पुलिस की बबुआ हेलमेट लगा के चलो, नहीं तो क्या होगा, रेती भरना पड़ेगा, जुर्माना भरना पड़ेगा। जुर्माना इसलिए लगाया जाता है ताकि वो हेलमेट पहन के चले। देखिए इसके बाद है कि जिस कारण तंत्रिका कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है और यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है, यानी हम कह सकते हैं कि पादप कोशिकाओं में जो है कोशिका विभाजन होता है। अब देखिए यहाँ पे सेंट्रोसोम की खोज जो है किसने किया था, क्या जी, बोबेरी ने किया था। किसने किया था, बोबेरी ने किया था। देखिए अब अगला हमारा पॉइंट है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम क्या होता है जी, ध्यान से समझिएगा। तो लाइसोसोम जो होता है आपका, यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। यानी लाइसोसोम जो होता है ना, कोशिका के अंदर आपका पाचन का काम करता है और इसके अंदर जल अपघटन पाया जाता है, यानी एंजाइम। अगला इसका पॉइंट समझ लेते हैं। तो कोशिका के अंदर का कोई भी अंग यदि काम नहीं करता है तो यह उस अंग को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। यानी कोशिका के अंदर कोई भी अंग काम नहीं करता है ना, तो वो क्या करता है, उसको भी नष्ट कर देता है। अब देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट है आपका कि जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो यह कट जाता है और जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है, अतः इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में अक्सर कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। चलिए अगला पॉइंट हम समझ लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है इसका, कि इसकी खोज यानी डी डुबे ने किया था। किसका खोज, लाइसोसोम का खोज जो है किसने किया था, डी डुबे ने किया था। चलिए अब हम अगला इसका पॉइंट समझ लेते हैं। तो आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आपको याद होना चाहिए कि लाइसोसोम जो होता है यह आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल के अंदर नहीं पाया जाता है, अतः आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन यानी प्लीहा या तिली में पाया जाता है, जिस कारण क्या जी, स्प्लीन को आरबीसी का क्रब कहते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, केंद्रक। चलिए केंद्रक के बारे में समझ लेते हैं, केंद्रक क्या है। तो देखिए केंद्रक यानी न्यूक्लियस। देखिए इसका पॉइंट है कि इसकी खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक का खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और दूसरा पॉइंट है कि यह कोशिकाओं को नियंत्रित करता है, अतः इसे कोशिका का दिमाग कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है कि इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। यानी केंद्रक में जो होता है 80% जो है क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। अब देखिए रसघानी या रसधानी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये जो है पॉइंट है कि यह जल को संचित करके रखता है। यानी रसदानी का काम है कि जल को संचित करके रखता है। दूसरा पॉइंट है कि यह जंतुओं में छोटा होता है किंतु पादप में बहुत क्या होता है, बड़ा होता है। यानी पौधे में बहुत बड़ा होता है और जंतुओं में क्या होता है, छोटा होता है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट है लवक यानी प्लास्टिडाइड। तो ये क्या है इसका पॉइंट, कि यह पादप का सबसे बड़ा कोशिकांग है। यानी पौधे का सबसे बड़ा क्या है, कोशिकांग है कौन, लवक। दूसरा पॉइंट है इसका कि यह केवल पदार्थों में पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है आपका हरित लवक, ध्यान से समझिएगा। तो हरित लवक के बारे में समझ लेते हैं हम। तो देखिए हरित लवक यह भोजन का निर्माण करता है। यानी जो हरित लवक होता है वो किसका निर्माण करता है, तो भोजन का निर्माण करता है। दूसरा पॉइंट है कि यह पत्ती तथा तना में पाया जाता है। देखिए तना में पाया जाता है, ठीक है, और पत्ती में भी
पाया जाता है। चलिए अब हम इसका दूसरा प्रकार देख लेते हैं। तो दूसरा प्रकार क्या है? अवर्णी लवक। तो अवर्णी लवक क्या होता है? देखिए अवर्णी लवक जो होता है ना, यह भोजन का संग्रहण करता है और यह जड़ तथा कई फल में पाया जाता है। यानी अवर्णी लवक जो होता है यह भोजन का भी संग्रहण करता है और यह जड़ तथा फल में पाया जाता है। अब हम इसका अगला प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं, वर्णित लवक। तो वर्णित लवक क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, यह रंग प्रदान करता है। यानी पौधों का यह क्या करता है? रंग प्रदान करता है। जैसे टमाटर मिर्च का रंग जो होता है लाइकोपेज पाया जाता है, यानी इसके कारण जो होता है इसका रंग क्या होता है? पाया जाता है। गाजर में क्या जी? कैटरीन होता है, इसके चलते गाजर जो है लाल दिखता है। इसी प्रकार चुकंदर में बीटानोन पाया जाता है। इसी प्रकार फलों का पीला रंग जो होता है ज़ैंथोफिल के कारण होता है। अब देखिए कोशिका के प्रकार को हम लोग देखने वाले हैं। कोशिका के प्रकार, तो देखिए कोशिका के प्रकार के बारे में क्या कहेंगे आप लोग? तो यहाँ पे कोशिका के प्रकार जो होती हैं दो होती हैं, यानी प्रोकैरियोटिक। देखिए इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं और इन्हें प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं, प्रोकैरियोटिक को। इसमें क्या होता है कि इसमें कोशिका झिल्ली राइबोसोम यानी 70S पाया जाता है तथा शेष अंगों का अभाव देखा जाता है। अब आता है यूकैरियोटिक यानी यूकैरियोटिक शायद इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पूरी तरह विकसित होती हैं। इनमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं और अगला पॉइंट है कि इनमें 80S यानी राइबोसोम पाया जाता है। अगला इसका पॉइंट समझ लेते हैं। तो पादप कोशिकाओं का आकार चौकोर होता है और इसके अंदर का सबसे बड़ा अंग प्लास्टिड होता है। देखिए इनका क्या जी? रसधानी यानी रसघानी जो होता है बड़ा होता है और इनमें जो है क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझ लेते हैं आपका। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यह जो है जंतु कोशिकाएं गोल होती हैं और इनके अंदर सबसे बड़ा अंग यानी केंद्रक होता है। उसके बाद है मानव में यह 28 जोड़ा और या 46 क्या जी जोड़ा पाया जाता है। इसकी खोज वाल्डेयर ने किया था। इसकी ऊपरी भाग को सेटेलाइट कहते हैं। अब हम बात करेंगे गुणसूत्र की। ठीक है, चलिए गुणसूत्र के बारे में बात करेंगे। तो गुणसूत्र क्या होता है? तो देखिए इसके मध्य भाग को सेंट्रोमर कहते हैं और इसके निचले भाग को क्या कहते हैं? टेलोमर कहते हैं। यानी इसके बीच के धागे के समान संरचना पाई जाती है जिसे एरॉन क्या जी कहते हैं। देखिए क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं और क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है और डीएनए के अंदर क्या होता है? जीन पाया जाता है। अब जीन पर माता पिता के गुण पाए जाते हैं, अतः जीन की आनुवंशिक के आधार पर हैं, यानी आनुवंशिकता के आधार है। चलिए अब हम यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। जैसे बहुत सारे क्या है जीव हैं और उसमें पाए जाने वाले उसके गुण सूत्र हैं। तो जैसे हम जीवाणु में की बात किया जाए तो जीवाणु में कितना गुण सूत्र पाया जाता है? 1 होता है। इसी तरह प्याज में होता है 14। इसी प्रकार से जो होता है आपका प्याज में मटर में 14 होता है और प्याज में जो होता है आपका 16 होता है। मक्का में जो होता है 20 होता है। इसी तरह टमाटर में 24 होता है। मेढक में 26 होता है। नींबू में जो होता है 18 से 36 होता है, यानी छोटा भाग बड़ा भाग, यानी ये वाला छोटा भाग हो गया, ये बड़ा भाग हो गया। मानव में आपको पता है कि गुणसूत्र कितना होता है? 46 गो। चलिए इसके बाद जो है हम देख लेते हैं आलू का। तो आलू में 48 होता है, चिंपैंजी में 48 होता है, तंबाकू में भी 48 होता है और टेरिडोफाइटस में आपका 1600 से यानी अधिक होता है, यानी सबसे सर्वाधिक यानी सबसे अधिक इसमें होता है। अब हम बात करते हैं केंद्रक अम्ल की। ठीक है, केंद्रक अम्ल ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे केंद्रक अम्ल क्या होता है? देखिए यह 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए।
तो डीएनए के बारे में समझ लेते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, आपको याद भी होना चाहिए, एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो इसका डीएनए जो फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए का फुल फॉर्म होता है। देखिए यह कोशिका के अंदर केंद्रक यानी माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ठीक है, डीएनए। अगला पॉइंट की इसकी बात करें तो इसकी श्रृंखला को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं और डीएनए के एक टर्म यानी फेरे की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होता है। देखिए उसके बाद डीएनए के एक टर्म में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं और उसके बाद प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी लगभग 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। उसी प्रकार डीएनए की संरचना की बात करें तो ये डबल स्ट्रैंडेड होती हैं और जिसकी खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया था। चलिए इसके बाद अगला पॉइंट समझ लेते हैं आरएनए का। तो आरएनए के बारे में समझ लेते हैं। चलिए अब हम आरएनए के बारे में समझ लेते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। इसका होता है रिबोज न्यूक्लिक एसिड। अब ध्यान दीजिएगा, इसका पॉइंट हम समझने वाले हैं। इसकी संरचना सिंगल स्ट्रैंडेड होती है यानी सिंगल होता है। और दूसरा पॉइंट है इसमें रिबोज शुगर पाया जाता है। इसके नाइट्रोजन बेस में एडेनाइन, ग्वानिन और सीटोसाइन होती है, किंतु थाइमाइन के स्थान पर यूरेसिल होता है। यह प्रोटीन संश्लेषण में क्या होता है, सहायक है। यह 3 प्रकार का होता है। तो देखिए ये 3 प्रकार के होता है। तो 3 प्रकार क्या है, तो एक होता है mRNA और दूसरा होता है tRNA और एक होता है rRNA। देखिए अगर हम mRNA की बात करें तो ये होता है एमिनो एसिड। यह आवश्यक की पहचान कराता है तथा उन्हें यह क्रम में सजाता है। देखिए उसके बाद है tRNA। तो यह क्या करता है, इसका एमिनो एसिड होता है, यह इसका परिवहन कर राइबोसोम यानी रिबोसोम तक लाता है। और उसके बाद होता है rRNA। तो देखिए यह प्रोटीन निर्माण करता है। डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और आरएनए से पुनः डीएनए बना लेना क्या कहलाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। उसी प्रकार से जो होता है आरएनए से प्रोटीन बनाना ट्रांसलेशन कहलाता है। और उसी प्रकार डीएनए से डीएनए बना लेना रिप्लिकेशन कहलाता है। चलिए इसके बाद हम अगला पॉइंट समझ लेते हैं। लास्ट पॉइंट है आपका कोशिका विभाजन। तो देखिए अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाकर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो मैं लाता रहता हूं। और चलिए तो हम अब लोग देखने वाले हैं कोशिका विभाजन के बारे में। सेल डिवीजन यानी एक कोशिका का टूट कर 2 या 2 से अधिक कोशिका का निर्माण कर देना कोशिका विभाजन कहलाता है। जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे मदर सेल कहते हैं और कोशिका के बाद बनने वाली नई कोशिका को डॉटर सेल कहते हैं, यानी डॉटर कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि जंतुओं में कोशिका विभाजन करता है यानी सेंट्रोसोम के द्वारा। उसके बाद जो है पादप में कोशिका विभाजन सेल प्लांट द्वारा होता है। और उसके बाद कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। एक होता है असूत्री विभाजन, दूसरा होता है समसूत्री विभाजन और तीसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो इस तीनों विभाजन के बारे में हम लोग पार्ट 3 वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।